जय हिंद टू ऑल माय डियर कंसर्न। हमारी इकोनॉमिक्स भाषा में एक बात कही जाती है, वो ये कि दुनिया के किसी भी देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट हमेशा उस देश में मौजूद नंबर ऑफ ह्यूमन कैपिटल पर डिपेंड करता है। जिस देश में जितने अधिक नंबर ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स होंगे, उस देश का ग्रोथ उतना ही डायनामिक और उतना ही रैपिड होगा। और जिस देश में जितने कम नंबर ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स होंगे, उस देश का ग्रोथ उतना ही कम रैपिड और उतना ही स्लो होगा, आप यूँ कह सकते हैं। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है ऐसे ह्यूमंस जो वेल एजुकेटेड हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं और स्किल्ड हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप एक किसी अपने छोटे परिवार का एग्जाम्पल लेकर देखें, अगर हमारे परिवार में वेल एजुकेटेड लोगों की संख्या ज़्यादा होती है तो फैमिली ग्रोथ भी उतनी डायनामिकली होती है। और अगर हमारी फैमिली में नंबर ऑफ एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स लोगों की संख्या कम होती है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी टेक डिसीजंस फॉर द एजुकेशन फॉर फर्दर जनरेशन। तो इसी एग्जाम्पल को अगर हम अपने बहुत बड़े परिवार भारत के ऊपर लेकर देखें तो ये जानना बेहद ज़रूरी होगा कि हमारे देश में नंबर ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स की संख्या ज़्यादा है या कम है। ये काउंट पर मत जाइए, बट अपने देश के ग्रोथ को लेकर आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हम दुनिया के वो देश, यूरोपियन कंट्रीज़ अगर रिच हैं और बहुत डायनेमिकली ग्रोथ कर रहे हैं, या चाइना डायनेमिकली ग्रोथ कर रहा है, या यूएसए डायनेमिकली ग्रोथ कर रहा है, तो लॉजिक इसका नंबर ऑफ ह्यूमन कैपिटल जरूर है। क्योंकि नंबर ऑफ ह्यूमन कैपिटल से स्किल्ड एजुकेटेड होते हैं तो वो ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं अपेक्षाकृत नॉन ह्यूमन कैपिटल के। ये बातें आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही एक्साइटेड कॉन्सेप्ट आया है। भारत सरकार लेकर आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है, मैं बहुत ही कम मेरे लिए मैटर करता है कि गवर्नमेंट कितना चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे लिए मैटर ज़रूर करता है कि एजुकेशन रिफॉर्म्स होने चाहिए देश के अंदर। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, सिंस आई वाज बिगिंस इन एजुकेशन, जब मैं 10th से नीचे स्टैंडर्ड का एजुकेशन ले रहा था और उसके बाद जब मैं हायर एजुकेशन में क्लास 12 स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट में आया और उसके बाद मैं कॉलेज लाइफ में आया, तो मैंने ये महसूस किया, जब मैं इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा तो मैंने ये महसूस किया कि देश में कई सारी समस्याएं हैं जिसके ऊपर लोग सामान्य तौर पर डिस्कस करते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल्स में लोग हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, स्किल्ड हों, एजुकेटेड हों या नॉन एजुकेटेड हों, द पीपल बेसिकली टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री और इकोनॉमी। उसका अपना अलग अलग व्यू होता है, ओपिनियन होता है। एक एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स लोग अपना व्यू रखते हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्टेड है क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। एक अनएजुकेटेड लोग भी अपना व्यू रखते हैं, बट मेरे हिसाब से उसमें कुछ नेगेटिव सेंस नहीं है, क्योंकि चूंकि वो देश के सिटीजन है इसीलिए उनका व्यू कहीं ना कहीं एक इमोशन रिप्रेजेंट करता है कि वो किसी भी तरीके से अपने देश का ग्रोथ चाहते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आज उन सभी के इमोशंस, उन सभी के सेंस को एक रिस्पेक्ट मिली है। 34 साल के बाद हमारे देश में किसी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि अभी ड्राफ्ट के फेस में है, एक बिल बनाया गया है, बिल ड्राफ्ट किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेस नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये कॉन्स्टिट्यूशन का फेस ले लेगा पार्लियामेंट्री प्रोसेस के माध्यम से। तो ये हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट है एंड वी आर एक्सट्रीमली ईगरली वेटिंग फॉर दिस, राइट। सो आज इस विषय पर यह विश्लेषण किया जाएगा कि क्या जो मैं प्रारंभिक छात्र जीवन से अपेक्षा कर रहा था कि इंडिया में एक एजुकेशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या एग्जैक्टली वैसा ही एजुकेशनल रिफॉर्म्स आया जिसका कैलकुलेशन मैं अपने इकोनॉमिक्स की स्टडी में करता था, या थोड़ा थोड़ा वैसा हुआ है, या ज़्यादा ऐसा हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से रिफॉर्म्स और होने चाहिए थे जो नहीं हुए, उस विषय पर हम अपना इंडिविजुअल विश्लेषण देंगे आपको। और मैं ये विश्लेषण दूं, जरूर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। माय नेम इज़ गुलशन कुमार, प्रोफेशनली आई एम अ टीचर एंड आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप दैट इज़ फैक्ट एजुकेशन सिंस लास्ट 8 years। ऑल राइट, सो आइए विश्लेषण करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, नई शिक्षा नीति को कल हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर ने, जिन्हें अब एचआरडी मिनिस्ट्री कहना उचित नहीं होगा, शिक्षा मंत्रालय कहना पड़ेगा, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा, क्या ये नई बात है? नहीं। जब सन 2014 में देश में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में आई थी कि भाई हमारी सरकार बना दो, तो उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था कि अगर आप मेरी सरकार बनाते हैं तो मैं
और संभवतः 6 वर्षों के बाद दूसरे चुनाव स्टेज में, दूसरे शासन कार्यकाल में आप कह सकते हैं कि ये ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है, जो जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन फेस प्राप्त करेगा। विश्लेषण इस बात का करना ज़रूरी है कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार इस बात का तर्क ये दे रही है कि समय के साथ एजुकेशनल रिफॉर्म्स आवश्यक था। देश में रिसर्च और साइंस बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, और समय के हिसाब से मॉडर्न एजुकेशन, वर्ल्ड एजुकेशन, ग्लोबल एजुकेशन के हिसाब से हमें अपने आप को लेकर चलना चाहिए साथ में, ताकि देश का ग्रोथ उसी हिसाब से हो। हालांकि ये सारी प्रक्रियाएं चाइना बहुत वर्षों से इस्तेमाल कर रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, यूएसए की कंट्रीज़ बहुत पहले से इस्तेमाल कर रही हैं, जो अब भारत सरकार ने रिफॉर्म्स किया है। अच्छा, क्या रिफॉर्म्स है? इस पूरी कैटेगरी को समझने के लिए हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हायर एजुकेशन, हालांकि बिल हायर एजुकेशन के नाम से ही है, तो एक इसको हायर एजुकेशन के ट्रेंड में समझेंगे, और एक इसको सेंस में समझेंगे लोअर एजुकेशन के सेंस में। अच्छा, लोअर एजुकेशन में मैं स्कूलिंग सेंस ले रहा हूँ, और हायर एजुकेशन में स्कूलिंग के बाद का सेंस ले रहा हूँ। स्कूलिंग का सेंस जब मैं कहता हूँ तो मेरा अभिप्राय वहाँ से 12वीं से नीचे का है, और जैसे ही मैं हायर एजुकेशन का सेंस कह रहा हूँ तो मेरा सेंस यहाँ पे 12वीं के बाद से है, राइट, चाहे वो ग्रेजुएशन से हो या उससे अब की बात हो। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले, वैसे तो मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है 11, 12 और ग्रेजुएशन के होते हैं, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मुझे पहले उसकी जानकारी डिलीवर करनी चाहिए, लेकिन मैं पहले लोअर एजुकेशन का इन्फॉर्मेशन दूंगा, स्कूलिंग लाइफ का एजुकेशन दूंगा, नॉलेज दूंगा कि भाई ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में क्या है। देखिए, इसको एक फार्मूले के तहत जो है एचआरडी मिनिस्ट्री ने पब्लिक डोमेन में रखा है। वो फार्मूला बेसिकली 5-3-3-4 का है, और ये 5-3-3-4 क्या है इसे समझते हैं। देखिए, व्हेन अ बेबी बॉर्न, अब एक बेबी बॉर्न हुआ तो जाहिर सी बात है वो ग्रो अप हो सकता है बिना एजुकेशन, बिना स्किल के, और एक बेबी बॉर्न हो सकता है वो एजुकेशन भी ले रहा है लेकिन स्किल नहीं ले रहा है। एक बेबी बॉर्न हुआ वो ग्रो हो रहा है बिना एजुकेशन के। तो जो बिना एजुकेशन के ग्रो हो रहा है, मेरे हिसाब से वो नॉन ह्यूमन कैपिटल है। एक इंसान जो खाली एजुकेशन लेके ग्रो हो रहा है और क्वालिटी एजुकेशन नहीं क्वांटिटी एजुकेशन लेके ग्रो हो रहा है, मेरे हिसाब से वो इक्वल टू नॉन ह्यूमन कैपिटल है। मतलब वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा जितना कि एक देश को आवश्यक होता है। लेकिन अगर एक बेबी बॉर्न हुआ और वो ग्रो अप हो रहा है विद द एजुकेशन, विद द स्किल्ड, और वो एजुकेशन क्वांटिटी वाला नहीं बल्कि क्वालिटी वाला है, तो मेरे हिसाब से वो परफेक्ट ह्यूमन कैपिटल, और इसकी आवश्यकता जरूर है इस देश को। मेरे हिसाब से इसी सेंस में जो पहला 5 है वो रखा गया है प्री स्कूल और 1 और 2 को लेकर। प्री स्कूल में मेरे हिसाब से अभी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का प्रोसीजर है, और फर्स्ट और सेकंड का प्रोसीजर है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, हालांकि ये बातें अभी भी हैं, ये कहने वाली बातें हैं, अभी भी है, जब बच्चों को फर्स्ट से पहले हम प्ले स्कूल में डालते हैं तो प्ले स्कूल के स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स जो है बच्चों को मोर ओवर बुक से कम खेलकूद के माध्यम से ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माना ये जाता है कि बच्चों को विजुअलाइज सेंस ज़्यादा समझ में आता है अपेक्षाकृत लिखित सेंस में। इसलिए आपने APPLE एप्पल पढ़ा और उसमें चित्र बना हुआ होता था, ये हम शुरू से जानते हैं। हालांकि इस पर अब ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और 1, 2, 3, 4, 5, ये जो फर्स्ट 5 है, 5, 3, 3, 4, इस फर्स्ट 5 में जो उसका प्री एजुकेशन होगा, मतलब प्री स्कूलिंग होगा, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होगी स्कूल सिस्टम को एज वेल एज द पेरेंट्स को एक डायरेक्शन दिया जाएगा। और यही प्रक्रिया फर्स्ट और सेकंड में होगा, जिसमें खेल कूद और बच्चों को वो प्रक्रियाएं ज़्यादा सिखाई जाएंगी जिसमें वो सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। माना यह जाता है, साइंस भी इस बात को मानती है कि एक बच्चे का विकास जो है, मानव का विकास है जो 80% है, वो बहुत ही एक्सट्रीम टेन एज में हो जाता है। जो बच्चा बचपन में सीखता है उसे जीवन भर नहीं भूलता है, उसके दिमाग पर उसका ज़्यादा असर होता है। लिहाजा इस बात पर भारत सरकार ज़्यादा जोर देने के लिए ड्राफ्ट में इस बात को स्पेशली मेंशन किया गया है कि प्रारंभिक 5 इयर्स, जिसमें कि प्री स्कूल 3 साल का है और उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड क्लास है, इसमें बच्चों को किताबी बोझ कम दिया जाए और उसे खेल कूद और इंटरेस्ट के माध्यम से ज़्यादा डिलीवर किया जाए। इसके लिए क्या चुनौती आएगी कि पेरेंट्स की कंसर्न होनी चाहिए और जो टीचर उसके लिए होंगे उसका कंसर्न ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार संभवतः एक प्रयास करेगी जिसमें कि उन टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए और पेरेंट्स को डायरेक्शंस दिए जाएं अपने डिफरेंट सोर्सेस के माध्यम से, ताकि पेरेंट्स उसे फॉलो करें, क्योंकि अल्टीमेटली उन पेरेंट्स के बच्चों के करियर का सवाल है पूरे देश के साथ साथ। फिर आती है 3 की बात, यानी कि जब आप फर्स्ट और सेकंड पार कर जाते हैं तो आता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये जो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ है, लगभग इस समय में एक इंसान 7-8 साल का, 9 साल का हो जाता है लगभग, और 7-8-9 साल में बच्चा बहुत मैच्योर होता है, वो फैमिली के हर मेंबर के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाता है और
और इस एज में बच्चों का जो सेंस है वो सब कुछ जानने का होता है। तो मेरे हिसाब से इस ड्राफ्ट को बड़ी खूबसूरती से तैयार किया गया है और इस एज के लोगों को यानी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो कॉमनली हम बच्चा कह के छोड़ देते हैं, इसमें एक अलग सेंस से ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिरकार ये जो ए, बी, सी बच्चा है ये किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि ये मैं इस चीज़ को बहुत फेवर करता हूँ कि जो इंसान जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हो, मेरे हिसाब से वो बच्चा उस चीज़ को जल्दी ग्रैब करेगा और उसमें जल्दी स्किल्ड होगा और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा कम समय में काम करके भी। तो मेरे हिसाब से इस पर भारत सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। और ये जो सेकेंड फेज है 5 के बाद 3 का, जिसको हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास कहते हैं, इसमें बच्चों के इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और जो तीसरा सेंस है थर्ड का यानी कि 5-3-3, ये तो बहुत औसम है। 3-4-5, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गया। अब 6-7-8, ये 6-7-8 ऐसा है जो एक्सट्रीम हैप्पी हूं मैं इससे, क्योंकि इसमें बच्चों को पूरी तरीके से वोकेशनल ट्रेंड किया जाएगा, स्किल ट्रेंड किया जाएगा और उसके दिमाग का जो है ना एक डायनामिक ग्रोथ होगा इसी पर्टिकुलर एज टाइम पे। क्यों? क्योंकि जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, इसमें उसको कोडिंग सिखाई जाएगी। अभी आमतौर पर हम इतने समय से देख रहे हैं कि हम भाई चाइना का विरोध करेंगे क्योंकि भाई हमारा चाइना के साथ इशू चल रहा है और चाइना हमेशा हमारे साथ बदतमीजी करता है। लेकिन फिर भी हम जब जाते हैं मार्केट में चीज़ों को सर्च करने के लिए, तो हमें एक रिजनेबल प्राइस पर जो सबसे अच्छा चीज़ मिलता है वो मिलता है चाइना का। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट भी और सबसे ज़्यादा यूज टू भी और सबसे ज़्यादा टेक्निकली अच्छा भी। वो क्यों मिल जाता है? क्योंकि चाइना इस चीज़ को बहुत शुरू से डेवलप कर रहा है अपने एजुकेशन सिस्टम में और वो शुरू से ही कोडिंग पर फोकस कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे एंड्रॉयड या बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना में सब कुछ, एप्पल से बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को मैन्युफैक्चर करती है चाइना से। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना इंपॉर्टेंट है। तो छठी, सातवीं, आठवीं का जो ये एजुकेशन है 3 वर्षों का अलग अलग क्लासेस में, इसमें ना सिर्फ बच्चों को उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा, इनफैक्ट उसको वोकेशनल ट्रेंड, स्किल ट्रेंड पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और जो उसका इंटरेस्ट होगा उसमें उस दिशा में उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। कोडिंग सिखाई जाएगी ताकि बच्चा जो है वहीं से स्किल्ड हो जाए और वहीं से वो डिसाइड कर ले कि भाई मेरे को तो सेल्फ डिपेंडेंट ह्यूमन बींग बनना है और मैं बनूंगा, ना सिर्फ अपने लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा, बाकी दूसरों के लिए अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने स्किल्ड के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा। इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। और जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी बच्चे को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो बच्चे को समय समय पर किसी बहुत ही प्रोफेशनल पेंटर के पास भेजा जा सकता है। एक बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइनर है, वो बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनिंग करता है, मॉडर्न किचन डिज़ाइन करता है, तो वो बच्चा वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल इंटर्न कर सकता है। कोई बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत दिलचस्पी रखता है, अंग्रेजी और दूसरे विदेशी भाषा के कम्युनिकेशन में, वो वहाँ जा सकता है। उसको कंप्लीट इंटर्न प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पर फोकस कर दिया जाएगा उसके अकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ। ये बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ये बच्चों का एकदम ज़बरदस्त माइंड को डेवलप करेगा, वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही वो बच्चा लास्ट फेज में आएगा एजुकेशनल, इसको बोलते हैं, जैसे हमने बोला 5-3-3, पहले 5 में दूसरी क्लास तक पहुंचा था, दूसरे 3 में वो तीसरी, चौथी, 5वीं तक पहुंचा था, तीसरे 3 में वो कहाँ तक पहुंचा, छठी, 7वीं, 8वीं तक पहुंचा। अब पहुंच जाइए चौथे में, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी 5-3-3-4। ये जो चौथा है ना, इसमें है आपका 9, 10, 11, 12। ये और इंटरेस्टिंग है। ये बुरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिकली साल के आखिरी में अपनी पूरी दम लगाते हैं और पढ़ के निकल जाते हैं। एक उन बच्चों के लिए बुरा है। दूसरा, इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बात उन बच्चों के लिए है जो इस बात को लेकर मजबूर हो जाते हैं कि मैं ये पढ़ना चाहता हूँ लेकिन स्कूल क्यूरिकुलम में ये नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अभी हाल ही में मेरे पास एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि सर, आई वांटेड टू बी एन IAS ऑफिसर एंड आई wanted to be take the economics, political science, both in my stream, humanities, but my school is not offering. So my school is saying ki either you can take economics or either you can take political science. तो मैंने उनको कहा कि आप मेरी प्रिंसिपल से बात करवाइए, I'll make her or him convince कि भाई इस बच्चे को दोनों सब्जेक्ट दीजिए, बिकॉज ये बाद में उसके प्रोसेस में हेल्प करेगा। आज से 2 साल पहले का भी मुझे इंसिडेंट याद है जहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट बहुत ही एक्सट्रीम क्रेजी है IAS बनने के लिए और बहुत सिंसियर भी है, और वो साइंस का स्टूडेंट था, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट जो भी कहें, लेकिन उसका अल्टीमेटम गोल UPSC था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा कि बच्चा, आपका सब्जेक्टिव अभी से ऐसा होना चाहिए कि आप उसी दिशा में आगे बढ़े, बाद में चुनौती ना आए आपके लिए। तो उसने कहा सर मैं क्या करूं, मुझे सब्जेक्ट्स नहीं मिल रहे। वो 11th से अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा उसका रिजल्ट खराब हो गया था, तो 12 में वो एडमिशन लेना चाह रहा था CBSE पत्राचार से। तो मैं उसके लिए पर्टिकुलरली दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के पास मिलने के लिए गया। तो मनीष सिसोदिया जी को मैंने अपना कंसर्न बताया कि ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और इसका ड्रीम जो है IAS बनना है, तो आप
अब चूँकि मनीष सिसोदिया सर को मैंने बहुत कन्विंस करने का प्रयास किया कि सर इसका 11th में रिजल्ट ख़राब हो गया था किसी कारणवश, अब जो है ये 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहता है और रेगुलर स्कूलिंग ना करके ये जो है क्या बोलते हैं सीबीएसई पत्राचार की मदद से क्लास 12 करना चाहता है, बट अपनी स्ट्रीम को स्वीप करना चाहता है और ये ह्यूमैनिटीज़ में ट्रैवल करना चाहता है। तो मैंने कहा कि नहीं, इकोनॉमिक्स चाहिए। तो उन्होंने, और पत्राचार वाले मेरे हिसाब से उसके उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के साथ इकोनॉमिक्स नहीं दे रहे थे जो वो चाहता था। शायद साइंस के साथ ही वो इकोनॉमिक्स चाहता था क्लास 12 में, लेकिन बाद में उसको ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट करना पड़ा। तो मनीष सिसोदिया सर ने बहुत ही शॉकिंग बोला और मुझे कहा कि साइंस में कहाँ होता है इकोनॉमिक्स। हालांकि मुझे उनको कुछ गलत नहीं कहना, लेकिन ये बात है कि बहुत सारे स्कूलों में साइंस के साथ भी इकोनॉमिक्स होता है और ये होना भी चाहिए। हालांकि मैं इसका इंपॉर्टेंस अभी नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी खिंच जाएगी, मैं इसके आगे बताता हूँ। तो अब इन सभी दर्द से जो है, इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिल गया है क्योंकि 9, 10, 11, 12 में बच्चा अपने हिसाब से सब्जेक्ट का चयन कर सकता है। आई मीन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस स्ट्रीम्स के पीछे हम पागल होते थे, मुझे तो एक बड़ी हंसी भी वाली बात आती है, मैं सरप्राइज्ड भी होता था, गुस्सा भी आता था कि हमारे देश में चाहे पेरेंट्स से पूछ लीजिए चाहे स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि भाई सबसे अच्छा स्ट्रीम क्या होता है इस देश में, तो अगर किसी का साइंस होता था तो बड़े प्राउडली कहता था भाई मेरे पास तो साइंस है, मतलब उसका अलग स्वैग होता था आप यूँ कहें। और उसके बाद थोड़ा कम स्वैग होता था साइंस कॉमर्स विथ मैथ्स वालों का। मैथ्स जिसके पास नहीं है विदाउट मैथ्स, उसका थोड़ा सा कम स्वैग होता था। उससे थोड़ा कम ह्यूमैनिटीज़ वालों का होता था, उससे स्वैग ही नहीं होता था आर्ट्स वालों में। अगर विदाउट इंग्लिश है तो उसको तो फैमिली रिलेटिव्स या दोस्त लोग भी कहते थे तू तो बेकार ही है, तेरे पास कुछ नहीं। ऐसा उनका कहना था, मेरा कहना नहीं है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप हिंदी भी बहुत खूबसूरती से पढ़ते हैं तो आप हिंदी से भी ग्रेजुएट होकर आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास स्ट्रीम क्या है, क्योंकि मैं शुरू से ही स्ट्रीम्स को तवज्जो नहीं देता, बल्कि जो भी बच्चा जो भी स्ट्रीम पढ़ता है, स्ट्रीम कोई भला बुरा नहीं था पहले भी। जो बच्चा जो पढ़ रहा है उसे कितने पैशनेट होकर पढ़ रहा है, कितने अच्छे से पढ़ रहा है, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा मैटर करता है। और इसी कॉन्सेप्ट में मुझे चूंकि अंग्रेजी में कोट लिखने का बहुत अच्छा शौक था, तो इसी विषय पर मैंने एक कोट बनाया था कि प्रोफेशन नेवर अस्योर्स योर सक्सेस, पैशन यू डिपॉजिट इन दैट अस्योर्स इट। आप क्या काम कर रहे हैं ये आपकी सफलता कभी नहीं तय करता। आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितना पैशनेट हैं, ये आपकी सफलता तय करता है। राइट। सो ये हो गया 9, 10, 11, 12 में, जिसमें कि अब मान लीजिए आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। अब आपको एक ऐसा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, या चाहे वो पेंटिंग हो। पेंटिंग बहुत अच्छी है आपकी, सिंगिंग है, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत मज़ा आ रहा है आपको मिक्सिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बाद में आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल आपने साइंस ली है, तो बॉदर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसका चयन आप खुद कर सकते हैं और आप किसी को बिना एडिशनल सब्जेक्ट बनाए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट का चयन खुद कर सकते हैं। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने लिया, साथ में मैं चौथा सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, मिक्सिंग को, म्यूजिक को, डांसिंग को, पेंटिंग को, इकोनॉमिक्स को, फिजिकल एजुकेशन को। आप जिसको भी अपना मेजर सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं ये बना सकते हैं। पहली बात, ये उन बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत है जो बेचारे मजबूरी में नहीं कर पाते थे। एक बुरी बात अच्छा ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो ये कि वो हमेशा क्या करते थे कि शुरू में कैजुअल रहते थे, अरे उसको टीचर कितना भी डांटता रहे, अरे सर पढ़ लेंगे, सर पढ़ लेंगे, ऐसा वाला उसका बॉडी लैंग्वेज होता था। ऐसे में उस बच्चों के लिए एक दर्द है, वो ये कि अब जो है साल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, यानी कि सेम 1 और सेम 2 में पेपर होगा और सेम 1 और सेम 2 के पेपर के रिजल्ट को मिलाकर आपका सर्टिफिकेट तय किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट बनाने में जो है आपके टीचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि उस सर्टिफिकेट में मार्किंग सिर्फ टीचर के कैलकुलेशन से नहीं, बल्कि एज ए स्टूडेंट आपसे जितने भी लोग कंसर्न हैं, जैसे आपके कलीग्स जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो रिलेटेड टीचर्स हैं, वो इवन आप भी, यानी जब सर्टिफिकेशन बनेगा तो सर्टिफिकेशन बनने के प्रोसेस में जो 3 कॉलम होंगे उसमें टीचर का खुद का दिया गया मार्क्स होगा, सब्जेक्टिंग मार्क्स, उस बच्चे का एथिकल सेंस, प्रेजेंटेशन वो देखा जाएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाएगा, उसके कलीग्स का उसके प्रति क्या विचार है उसको देखा जाएगा, और इवन उस स्टूडेंट का खुद का अपने प्रति क्या विचार है उसे भी नोटिस किया जाएगा, और तब जाके सर्टिफिकेट बनेगा। तो इसलिए 9, 10, 11, 12 के वो बच्चे जो लास्ट टाइम में पढ़ते थे वो शुरू से ही पढ़ना शुरू करें, कंसर्न हो जाए अपने एजुकेशन को लेकर, क्योंकि SA1 SA2 यानी कि आप कह सकते हैं सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के हिसाब से आपका एग्जाम होगा। और फिर टीचर्स रिलेटेड कंसर्न, आपके कलीग, उनसे भी अच्छा संबंध बनाएं और अच्छे से पढ़ें, और आपका खुद का अपना आइडेंटिफिकेशन, आप जानते हैं आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, सब मिला के आपका सर्टिफिकेशन बनेगा और आपका स्कोरिंग बनेगा। ये हो गई आपके क्लास 12 की बात। अब हो गए क्लास 12 पास। अब जाहिर सी बात है आप जाएंगे
और आपके मन पसंदीदा जो सब्जेक्ट्स आपको चुनने का अवसर प्राप्त होगा, ये ऑब्वियसली क्लास 11th और 12 के लिए होगा, क्योंकि पहले स्ट्रीम का चयन भी आप 11-12 से करते थे। तो 10th तक तो आप कंप्लीट स्कूलिंग कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ता था वही पढ़ रहे हैं। 11th और 12 में आप अपने मनपसंदीदा सब्जेक्ट्स का चयन कर सकते हैं। अब चूंकि आप क्लास 12 पास हो चुके हैं और आप हायर एजुकेशन के लिए तैयार हैं, तो आइए हायर एजुकेशन के बारे में समझते हैं। और ये भी बहुत मज़ेदार है, क्योंकि हायर एजुकेशन में क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग मी भी, मैंने भी अपनी लाइफ में ये फेसेस देखे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मुझे लगता है बहुत ही बड़ा हिस्सा इंडियन इकोनॉमी में ऐसे लोगों की संख्या है, क्योंकि 80% हमारे देश की आबादी मिडिल क्लास फैमिली के आसपास ही ट्रैवल करती है। तो वो फाइनेंशियल नीड पूरा करना उसके लिए इम्पॉसिबल होता है। 12वीं तक मम्मी डैडी कैसे न कैसे मुश्किल से पढ़ा देते हैं, उसके बाद हमें फाइनेंशियली सेल्फ डिसीजन मेकर बनना पड़ता है, हमें फाइनेंस कमाना पड़ता है अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। फिर 1 साल पढ़ते पढ़ते फैमिली का कहीं बुरा हाल हो जाए तो उस कंडीशन में हमें पढ़ाई छोड़ना पड़ता था, और फिर दोबारा से कॉलेज जो है हमें नहीं देता था एडमिशन। बड़ी बातें होती थी। यहाँ पे एक अच्छा सोल्यूशन निकाला भारत सरकार ने इसको लेकर, चौधरी मिनिस्ट्री ने। क्या है भाई ये कॉन्सेप्ट? इसमें बनाया गया ये कि अब जो है 3 साल के ग्रेजुएशन को बना दिया गया है 4 साल। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसे ग्रेजुएशन बना देगा, मैं ये कह रहा हूँ मान लीजिए कि आपने रेगुलर, अच्छा बहुत सारे ऐसे बच्चे में मजे में कॉलेज ले लेते थे, बाद में उसको मजा नहीं आता था, कहते भैया अब मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया कॉलेज से, मुझे छोड़ना है। तो उसके लिए भी ये सोल्यूशन है, फाइनेंशियल नीड पूरा करने वाले के लिए तो है ही। तो ऐसे में क्या है, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल करा, और आप 1 साल में किन्हीं कारणों, बस बहुत कारण हो सकते हैं, मेडिकल कारण हो सकता है, फैमिली कारण हो सकती है, फाइनेंशियल कारण हो सकता है, कोई भी कारण की वजह से अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया कि बाद में मैं करूंगा, तो आपको ये पूरी आज़ादी है, आप उसे छोड़ दीजिए। आपने 1 साल में अगर छोड़ दिया तो 1 साल का जो भी आपका स्कोर रहा है उसको, उसका क्रेडिट स्कोर क्रेडिट बैंक में जमा कर दिया जाएगा। ये डिजिटल क्रेडिट बैंक होगा, उसमें जमा कर दिया जाएगा, और क्या बोलते हैं उसका, आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए यही परिस्थिति आपके साथ 2 साल पूरा होने के बाद हुआ, तो 2 साल का डिप्लोमा दे दिया जाएगा, और आपका वो स्कोर आपके क्रेडिट स्कोर, डिजिटल क्रेडिट स्कोर डिजिटल क्रेडिट बैंक में डाल दिया जाएगा, जो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट है। और मान लीजिए अगर आपने 3 साल पूरा कर लिया और आप जो है ग्रेजुएट हो गए, 3 साल में बैचलर डिग्री मिल जाती है, ग्रेजुएट हो गए आप, तो आप किसी भी A ग्रेड के सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए आप एलिजिबल हो गए। आप चाहे तो 3 साल में छोड़ सकते हैं, तो आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री, बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। ये हो गया। लेकिन अगर आप चौथे साल में प्रवेश करते हैं और आप उसे कंटिन्यू करते हैं, तो फिर आपको रिसर्च के दुनिया में आपने प्रवेश कर लिया, और उसके हिसाब से आपको डिग्री मिलेगी। यानी कि पहले क्या होता था कि आप 3 साल ग्रेजुएट होते थे, तब आप मास्टर डिग्री करते थे 2 साल का। यहाँ पे करने की आपको आवश्यकता फिनिश कर दी गई है। अब आप अगर चौथे साल में कदम रखते हैं तो आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी 1 साल आपका रिड्यूस हो गया। मजा आ गया, 1 साल आपका रिड्यूस हो गया, आप हो गए पोस्ट ग्रेजुएट, यानी मास्टर हो गए। उसके बाद आप स्टडी करने जाते हैं, उससे भी हायर एजुकेशन। तो पहले एमफिल और पीएचडी का प्रोसीजर था, अब एमफिल को हटा दिया गया है और पीएचडी को ला दिया गया है, यानी आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं 4 इयर्स। तो ये हो गया आपका हायर एजुकेशन। अब मान लीजिए मैंने पहले साल में छोड़ा था, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सही हो गया, मैं रीज्वाइन करना चाहता हूं। अच्छा, मैं पहले दिल्ली में पढ़ता था, अब मैं जाके बिहार कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं। अच्छा, बिहार कॉलेज का तो वो अलग यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग इटसेल्फ यूनिवर्सिटी। अगर किसी कॉलेज में पढ़ना तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है। सर ये कैसे कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा? अरे नो प्रॉब्लम, क्योंकि पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ग्रांट करने के लिए हमारे पास होता था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी यूजीसी और एआईसीटीई। ये दो, और हालांकि एक और था, तो ये 2-3 ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज होती थी जो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट करती थी, ऑथराइज्ड करती थी कि आप नियम बना सकते हैं। अब सारी एजेंसीज को कर दिया गया खत्म, और गवर्नमेंट अपने ड्राफ्ट में लेकर आ रही है एक बिल जिसमें कि एक ही सिंगल अथॉरिटी होगा, और भारत के सभी यूनिवर्सिटीज़ को, भारत के सभी एजुकेशनल पैनल को, चाहे वो स्कूलिंग सिस्टम हो या चाहे वो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस सिस्टम हो, उन सभी को एक ही मॉडल पे बेस कर दिया गया है। मतलब मैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर पढ़ के गया, तो मैं भारत के किसी भी हिस्से में सेकंड ईयर में जाके पढ़ूंगा, तो वो डिजिटल क्रेडिट स्कोर जो है मेरा, वो मेरा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा और वहाँ काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक आपके मार्क्स के आधार पर आपका कॉलेज में एडमिशन होता था फर्स्ट ईयर में। मतलब आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में अगर मैं कहूँ, तो अगर आपका एकेडमिक सेशन है बीए, बीकॉम, बीएससी, तो ऐसे होता था। अब क्या हो गया कि मार्क्स, अच्छा मार्क्स के बेसिस पे है, तो जाहिर सी बात है कॉमर्स वाला 100% में कट ऑफ जाता था, साइंस वाले 99.99% पे कट ऑफ जाता था, वो 95 आता था, सब क्लोज हो जाता था, ह्यूमैनिटीज़ को छोड़ दिया जाता। अब ऐसा नहीं है,
किन्हीं कारणवश कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बीमार पड़ गया, कम स्कोर गेन कर पाया, उसका 96 की जगह 69 आ गया, गलती से प्रिंट होकर आ गया, वो बच्चा एडमिशन नहीं ले पाएगा, ये अनफॉर्चुनेट हो गया। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपका मेरिट लिस्ट आपके कॉलेज में एडमिशन होने के लिए प्रोसीजर होगा, उसमें ये होगा बच्चा कि इसमें ये होगा कि अब आपने जो मार्क्स गेन करा है उसके अकेले आधार पर मेरिट नहीं बनेगा, बल्कि आपका एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, जिसे आप एंट्रेंस टेस्ट कह सकते हैं। उस एंट्रेंस टेस्ट और आपके स्कोर किए गए मार्क्स के आधार पर अब आपके कॉलेज में मेरिट बनेगा और आपका एडमिशन होगा। तो इसमें कोई भी लूप फॉल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही। अब इंटेलिजेंट बच्चों का ही एडमिशन होगा, जो शुरू से ही अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद होप आपको ये नए चेंज किए गए एजुकेशन का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो बिल है ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कंक्लूज़न इस पूरे बिल का ये है कि अब बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा निखर कर आएगी, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि देश बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। बस चैलेंजेस जो कुछ हैं वो ये कि पहले भी एम्प्लॉय थॉट प्रोसेस से चीज़ों को डेवलप किया जा रहा था, और अब थोड़ी प्रोबेबिलिटी हालांकि इंक्रीज़ हुई है एंटरप्रेन्योरशिप थॉट प्रोसेस की, लेकिन और ज़्यादा इफेक्टिवली होनी चाहिए थी। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे वो लग रहा है कि वो ये कि इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज आएगा। आई मीन जितना अच्छा ये कागज़ में लग रहा है, काश ये सब कुछ ज़मीनी स्तर पर उतर जाएं, क्योंकि इन सभी चीज़ों को डिलीवर करने के लिए तो अल्टीमेटली टीचर्स ही हैं, और सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि भारत के सभी स्कूलों में लगभग 20% से ज़्यादा टीचर्स की कमी है। एक तो मुझे ये बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है। दूसरा, टीचर्स की जो क्वालिटी है इन चीज़ों को डिलीवर करने के लिए और बच्चों को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए, थोड़ा सा मैं उसे शक की निगाह से देखता हूं। मैं माफ़ी चाहूँगा इस विषय पर। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये कि क्या ये सारी चीज़ें रूरल एरियाज़ तक भी उतर पाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से हम 6ठी 7वीं 8वीं में वोकेशनल ट्रेनिंग्स और अलग अलग चीज़ों में पारंगत करने की बात कर रहे हैं, स्किल डेवलप करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रूरल एरियाज़ में थोड़ा ये चैलेंजिंग आएगा। चलिए, गवर्नमेंट के साथ साथ हम सभी लोगों का ही सामूहिक प्रयास, और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो आज ड्राफ्ट में है कल कॉन्स्टिट्यूशन फेस लेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ वर्षों में ये ग्राउंड लेवल पर रूरल अर्बन एरियाज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बने और इफेक्टिवली काम करे, और हम भी दुनिया के बेहतरीन देशों में से गिने जाएं। कोई सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उस पर कार्य कर सकें। अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।